हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनीमिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि फिजियो और पैथो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्लासिफिकेशन जो कि क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है जो कि मैं बताऊंगा, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर वो एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो साइज के आधार पर है, मॉर्फोलॉजी के आधार पर है। इस क्लासिफिकेशन को विंट्रॉप क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो मैकेनिज्म के आधार पर है कि किस आधार पर सेल जो कि आरबीसी है वो मतलब टूट रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो इन दोनों के आधार पर है। तो ये इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये इतना इम्पोर्टेंट जो दूसरा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस दूसरे का भी एक और नाम है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। हाँ, तो इसमें आरबीसी को साइज के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन बनते हैं। एक आरबीसी नॉर्मल साइज की होती है, एक छोटी साइज की होती है माइक्रोसाइटिक, और एक बड़ी साइज की होती है मैक्रोसाइटिक। इसमें एमसीवी लेस देन 80 होती है, इसमें 80 to 100, और इसमें एमसीवी 100 से ज़्यादा होती है। अब इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट है। जब हिमेटोपोइसिस होता है तो एक सेल होती है जो कि आगे डिवाइड करती है, 2 सेल बनी ऐसे ऐसे करके और सेल बनती जाती हैं। तो हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो कि नीट के टाइम पढ़ा था, उसमें ऐसा होता है कि जब सेल बड़ी होती है, जब डिवाइड करती है तो वो थोड़ी छोटी हो जाती है, उसके बाद और डिवाइड करती है तो छोटी हो जाती है, उसके बाद एक और बार डिवाइड करेगी मान लो तो और छोटी हो जाएगी। ये सब ऐसा होता है। और जब आरबीसी बनती है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक है ना नॉर्मल आरबीसी बनती है, जो ये वाली आरबीसी है ये नॉर्मल है, हमेशा मान लो यहाँ तक होता है। तो अगर मैक्रोसाइटिक एनीमिया में अगर आरबीसी बड़ी है तो इसका मतलब कि जो आरबीसी है वो यहीं तक रुक गई, वो आगे डिवीजन उसने किया ही नहीं। मैक्रोसाइटिक में जो मैक्रोसाइटिक है इसमें आरबीसी यहीं तक रुक गई, और जो नॉर्मल आरबीसी है वो यहां तक होती है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी है वो है ना एक डिवीजन ज्यादा कर देती है, जब ज्यादा करेगी तो साइज छोटी हो जाएगी, इसलिए उसको माइक्रोसाइटिक भी बोलते हैं। तो इसमें ये माइक्रोसाइटिक हो गई। अब ये किस कंडीशन पर होता है कि आरबीसी कभी कम डिवीजन कर रही है, हमेशा कभी नॉर्मल करती है, और कभी एक से ज्यादा डिवीजन कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर मैक्रोसाइटिक है इसका मतलब कि आरबीसी के पास ऐसी चीज नहीं है कि जो आगे डिवीजन करने दे ही नहीं रही। जैसे कि डीएनए, इसमें डीएनए की अगर कमी होगी, मेन चीज यही है, अगर डीएनए की कमी होगी तो आगे जा ही नहीं पाएगी, सेल यहीं तक रुक जाएगी। अगर यहीं तक रुक जाएगी तो सेल की साइज बड़ी होगी, तो इसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। और आगे ज्यादा इतना डिवीजन क्यों करेगी? इसमें होती है हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है, इसमें ये मेन चीज है। अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है तो आरबीसी आगे डिवाइड क्यों करती है, तो ये मैं अब बताऊंगा। हीमोग्लोबिन का आरबीसी में फंक्शन क्या होता है कि ये O2 ऑक्सीजन को अलग अलग टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कमी आएगी, तो सेल इसको मेंटेन करने के लिए क्या करती है, एक डिवीजन ज्यादा करती है। अब इसी चीज को मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि जैसे कि मान लो हमारे पास कि 1 महीना है एग्जाम के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हमने ये आरबीसी वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया, हमने सीएनएस अच्छे से कर लिया, या ये सब हम ऐसा सोचते कि हम अच्छे से करेंगे, जो कि मान लो नॉर्मल तरीका होता है। फिर कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसने कभी पढ़ाई कर ही नहीं रखी होती है, तो वो अब लास्ट के 2 दिन ही पढ़ेगा। तो वो क्या करता है, वो अगर चाहे तो वो है ना ऐसा कर सकता है कि मैं एक चैप्टर अच्छे से कर लूँ, सीएनएस अच्छे से कर लूँ, पर वो दूसरे चैप्टर में फेल हो जाएगा, उसके पासिंग मार्क नहीं आएंगे। तो वो क्या करता है कि मैं है ना सीएनएस भी थोड़ा गंदा तरीके से कर लूँ, एएनएस भी गंदा तरीके से कर लूँ, जो भी सीवीएस है वो भी गंदे तरीके से कर लूँ। इससे क्या होगा कि जिससे मेरे पासिंग मार्क आ जाएंगे, मतलब कि सब चीजें गंदी गंदी होगी जरूर, पर थोड़े है ना पासिंग मार्क आ जाएंगे।
तो आरबीसी भी यही सोचती है कि आरबीसी अगर मेरे पास हीमोग्लोबिन की कमी है तो आरबीसी सोचती है कि मैं यहाँ नॉर्मल तक क्यों रहूं, मैं थोड़ी सी ज्यादा और डिवीजन कर दूं, जिससे कि अब है ना इसका फंक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन को है ना थोड़ा अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएगी अगर ये छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी होने पर ये चीज आगे वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है कि आरबीसी एक डिवीजन ज्यादा कर देती है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। और हीम क्या होता है? हीम होता है आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। तो अगर मान लो हीमोग्लोबिन की कमी है तो वही बात कि आगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, क्योंकि वो सेल ज्यादा डिवीजन करेगी जिससे कि ऑक्सीजन वो है ना थोड़ा ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट कर सके। तो अगर मान लो हीमोग्लोबिन जो कि हीम प्लस ग्लोबिन से बना है, अगर हीम की कमी हो तो भी सेम बात है कि आगे वो डिवीजन एक और करेगी। अगर हीम किससे बनता है? फेरस, मतलब कि जो कि आयरन है, प्लस प्रोटोफायरिन। अगर फेरस की कमी होगी तो हीम कम बनेगा, अगर हीम कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो सेल वापस एक और डिवीजन करेगी। तो जो इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होगा कि आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया जो होगा वो माइक्रोसाइटिक होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। और दूसरा, अगर प्रोटोफॉरफायरिन की कमी है तो वही सेम बात कि हीम कम बनेगा, और हीम कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, वही बात सेम बात हो जाती है। तो जो इसके लिए एनीमिया होता है उसको बोलते हैं सिडेरोब्लास्ट एनीमिया। अब ये दो चीजें हो गई। अब अगर ये पूरा हीमोग्लोबिन है, हीम की तो ये चीज हो गई। अब अगर ग्लोबिन की भी कमी हो, ग्लोबिन क्या है? चैन है, प्रोटीन चैन है। ग्लोबिन की कमी किसमें होती है? थैलेसीमिया में। तो अगर थैलेसीमिया में क्या है, वो चैन कम ही बनती है, चैन कम बन रही, इसका मतलब हीमोग्लोबिन खुद कम बन रहा है, तो वही चीज वापस सेम आ जाती है। तो थैलेसीमिया में भी क्या होगा कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। अब ये तीन एग्जाम्पल तो हो गए, जो कि एक इसकी कमी से, एक इसकी कमी से, एक इसकी कमी से। अब जो एक चौथा एग्जाम्पल बचा है वो क्या है? वो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। इसको एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब डिजीज होता है जो कि सेकेंड ईयर में आने के बाद पता चलता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें फेरस की ही कमी होती है, बस इसमें थोड़ा सा एक अलग फर्क होता है, जो कि मैं आगे जब वो दूसरा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बताऊंगा तब बताऊंगा। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जो कि मैंने पीछे बताया था कि किस वजह से होता है, अगर डीएनए की कमी होगी तो सेल आगे डिवीजन नहीं कर पाएगी, तो इसलिए सेल बड़ी रह जाएगी, तो इससे जो एनीमिया होगा वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। अब ऐसा दो कंडीशन में होता है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी से, और जो दूसरा है वो है फोलेट डिफिशियंसी से। तो अब इसमें ऐसा क्या होता है कि जो ये फोलेट होता है, जो ये फोलेट होता है, हम डाइट में जब लेते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसमें मिथाइल जुड़ा होता है। अब ये जो मिथाइल है इसको हटाना है, तो जो ये मिथाइल ग्रुप है ये हट के विटामिन B12 इसको ले लेता है, विटामिन B12 इसको लेता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है विटामिन B12 प्लस मिथाइल, ठीक है। तो अगर पहले तो ये डाइट में मान लो हमने ये वाला लिया, और अगर हमें ये मिथाइल हटा के जो बनेगा वो बनेगा टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये डीएनए बनाने में काम आता है, डीएनए का प्रिकर्सर है। अगर मान लो विटामिन B12 ना हो तो ये मिथाइल ग्रुप नहीं ले पाएगा, अगर मिथाइल ग्रुप नहीं ले पाएगा तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, तो जिससे वही हो गया कि डीएनए नहीं बनेगा, और डीएनए की कमी से क्या होगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। और अगर मान लो फोलेट ही डिफिशियंसी हो, हम डाइट में नहीं ले रहे हैं, तो सेम बात है कि डीएनए की कमी रह जाएगी, तो जिससे एनीमिया होगा वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। तो अब तक तो जो हमने मेन चीज पढ़ी कि जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है वो डीएनए की कमी से होता है। इसके दो एग्जांपल है, एक तो विटामिन B12 और दूसरा फोलेट डिफिशियंसी से। और जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, क्योंकि सेल ज्यादा डिवीजन कर जाती है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ऐसा समझाने वाली चीज है, वो बस सीधी सी चीज है। तो इसमें क्या है कि इसमें है ना ये चीज दे रखी है
कि जो मान लो सिकल सेल एनीमिया है वो है ना, वो सिकल सेल एनीमिया हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी से एनीमिया हो गया। इसमें ना सेल बड़ी होती है ना सेल छोटी होती है। जो हमने दूसरे है ना मान लो पढ़ रखे एनीमिया के एग्जाम्पल, वो जनरली इसमें आ जाते हैं। जैसे कि हेरिडिटरी स्पिरोसाइट, इसमें है ना सेल सेम साइज की होती है, छोटी भी नहीं होती बड़ी भी नहीं होती, बस यही होता है। मैरो फेलियर मतलब कि बोन मैरो से है ना अगर सेल बन ही नहीं रही है, अगर बनेगी वो कम बनेगी तो वो नॉर्मली बनती है जनरली, तो इसलिए वो नॉर्मोसाइटिक में आ जाएगा। लुकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, उसमें क्या होता है कि सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर सेल बढ़ जाएगी तो वो नॉर्मली बढ़ेगी, उसकी साइज ऐसा नहीं है कि वो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। रीनल फेलियर से जो एनीमिया होता है मतलब कि वो एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो गई, एरिथ्रोपोइटिन की कमी से आरबीसी कम बनेगी तो पर वो बनेगी नॉर्मली, तो वो हो जाता है नॉर्मोसाइटिक। अब इसमें एक और चीज है जो मैंने पीछे बाकी रख दी थी कि इसमें एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन वापस आ जाता है या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज वापस आ जाता है। तो अब इसका कारण क्या है, जैसे कि अब इसको एक और स्टोरी से बता सकते हैं। हाँ, तो इसमें ये है कि जैसे कि मान लो हमारे पास वो वापस वही मैंने जो पुरानी स्टोरी बताई थी उसी से ये रिलेटेड है। जैसे कि मान लो कि है ना ऐसा होता है कि 1 साल पड़ा है और हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम अगर मान लो कि जितना टाइम है जितना पढ़ना है 6 घंटे पर डे उतना ही पढ़ते हैं। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि हम लास्ट के 1 महीने में होता है, तब भी हम चाहते हैं कि हम है ना पूरा अच्छे से पढ़े, चाहे हम 6 घंटे पढ़े मान लो या 8 घंटे पढ़े, पर अच्छे से पढ़े, जो की चीज है हम फर्जी तरीके से ना पढ़े। फिर है ना ऐसा होता है कि वो 2 दिन बचे हैं तो फिर हम गंदे तरीके से पढ़ते हैं। तो जो इसमें एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन या क्रोनिक इन्फ्लामेशन या फिर क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक मतलब होता है कि कोई बीमारी है जो कि कंटिन्यूस चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि आयरन बॉडी के पास होता है, पर वो क्या है कि आयरन बॉडी छुपा के रख दी है। किससे? बैक्टीरिया से। बॉडी चाहती नहीं कि मैं अपना आयरन बैक्टीरिया को दूं। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे घर जब मान लो कोई ऐसे किसी के घर मान लो मेहमान आते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको अच्छा खाना तो खिलाते नहीं, मान लो उनके घर अच्छा खाना है फिर भी वो खिलाते नहीं, उसकी जगह वो क्या करते हैं कि हमने वो जो सूखी रोटी खा रहे हैं ना नॉर्मल वाली जो हम रोजाना घर पर खाते हैं, हम उसे वो खिला रहे हैं। फिर हम ऐसा चाहते हैं कि वो इरिटेट हो जाए, इससे खुद ही चले जाए। ऐसा हम 9-10 दिन तक करेंगे। फिर अगर मान लो फिर भी वो इरिटेट नहीं होते तो हम क्या करेंगे कि हम है ना वो जो मान लो जिसके घर मेहमान आए वो बंदा क्या करेगा कि हम है ना सूखी रोटी खाएंगे, नॉर्मल वाली खाते थे हम वो भी छोड़ देंगे, अब हम सूखी रोटी खाएंगे। तो जिससे कि क्या होगा कि इसके चांसेस जो है ना मान लो बैक्टीरिया मेहमान है जो भी है इनके भागने के बढ़ जाएंगे। तो इसका यही सेम लॉजिक ये है कि सेल है ना जब पहले तो है ना वो कोशिश करती है कि नॉर्मोसाइटिक पर ही जाए, ऐसा ना है कि वो है ना नहीं जाए। जैसे कि मान लो कि आयरन है, ऐसे इससे थोड़ा सा दूर रिलेटेड कोई चीज है, आयरन है, पहले तो है ना आयरन की मान लो है ना कि आयरन जो बॉडी में वो यूज होगा, बॉडी वाले यूज होगा, उसके बाद क्या है कि सेल पहले नॉर्मल बनाएगी, ठीक है। और अगर नॉर्मल से कमी होना उसके बाद वो है ना बनाती है क्या माइक्रोसाइटिक, जो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। पर ये बहुत अगर नॉर्मल होता है तो जनरली है ना वो डायग्नोस होता नहीं है हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो है ना उस वक्त नॉर्मल कंडीशन से भी वो नीचे जा चुका होता है। पर जो इस बैक्टीरिया वाले केस में होता है क्या होता है कि हम है ना ये कंडीशन बहुत ज्यादा देर तक चलती है कि वो पहले नॉर्मल वाली कंडीशन ही रहेगी। तो इससे जो क्या होता है कि वो इससे कि हम जब डायग्नोस करते हैं तो वो नॉर्मल वाली कंडीशन में ही रह जाती है। तो इस वजह से इसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में भी रखते हैं। और मान लो बहुत दिनों बाद में हमने डायग्नोस किया है उस कंडीशन को तो फिर वो बाद में माइक्रोसाइटिक जाएगी। तो इसलिए किसी बुक में इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया में भी दे रखा है और किसी बुक में इसे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में भी दे रखा है। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था ये इतना ही था जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक चीज ये वाली चीज इम्पोर्टेंट है कि जिसमें ये बताया कि एमसीवी अगर लेस देन 80 है तो माइक्रोसाइटिक होगा, ये अगर 80 से 100 है तो नॉर्मल, और अगर मैक्रोसाइटिक है तो 100 से ज्यादा। अब जनरली क्या होता है जो हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना उसमें क्या है अगर मान लो 80 से वैल्यू कम दे रखी है ना इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि माइक्रोसाइटिक है। और माइक्रोसाइटिक में सिर्फ 4 एग्जाम्पल है। अगर तुम मान लो सेकेंड ईयर में आओगे तो ऐसा होता है कि लेड की डिफिशियंसी से, लेड के एक्सेस से है ना
कि वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, वो अलग चीज है मान लो। तो जिससे कि इसमें मान लो 4 एग्जाम्पल है, और जो है ना ऐसा होता है कि वो हमेशा 90% केस है कि अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया दे रखा है तो वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ही होगा जनरली, चाहे फर्स्ट ईयर में या चाहे सेकेंड ईयर में। और जो डीएनए की कमी से हो तो वो है ना मतलब कि जो मैक्रोसाइटिक है वो विटामिन B12 से भी हो सकता है और फोलेट से भी हो सकता है। ठीक है, अब है ना हम इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर वो कभी कभार लिखने के लिए आ जाता है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। जो हम दूसरा क्लासिफिकेशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें जो कि है ना आरबीसी कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है या कम बन रही है या बन तो नॉर्मल रही है पर उसका लॉस हो रहा है, उस आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। तो जो इसमें हम सबसे पहले बढ़ेंगे वो है कि आरबीसी कम ही बन रही है, उसका प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। तो ऐसा किस में होता है? थैलेसीमिया में होता है। थैलेसीमिया में कि वो चैन नहीं बन पाती, जिससे कि है ना वो आरबीसी की कम बनेगी। विटामिन B12 और फोलेट डिफिशियंसी, इससे भी क्या होगा कि वो आरबीसी कम बनेगी। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इसमें आ गया। रीनल फेलियर, मतलब कि आरबीसी है ना इरिथ्रोपोइटिन की कमी हुई, इरिथ्रोपोइटिन की कमी से आरबीसी बनेगी नहीं, तो इसमें डिक्रीज प्रोडक्शन हो गया। और जो डिसीज एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी वो भी इसी में आती है। अब मान लो है ना ऐसा भी हो सकता है कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन। ये क्या करता है कि जो बोन मैरो है उसमें सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे है ना आगे आरबीसी बनेगी ही नहीं, तो उस वजह से भी एनीमिया होता है, जो कि ये है। और अब एक चीज ये कि मान लो ये बोन मैरो है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कैंसर हो गया, अगर कैंसर हो गया तो ये वाली चीजें काम आएगी नहीं, ये है ना इस चीजों को भी है ना फंक्शन करने से रोकेगी, जो कि जिससे क्या होगा कि एनीमिया हो जाएगा। तो ये मान लो कैंसर है, कैंसर सेल दूसरी सेल को भी है ना मतलब कि फूड के लिए ना ऐसा धक्का मारता है कि फूड मैं लूंगा, ऐसा करते हैं, तो जिससे भी एनीमिया हो जाएगा। तो वो उससे भी क्या होगा कि आरबीसी कम ही बन रही है। और अब तो ये होगा, ठीक है, कैंसर, और कैंसर को ही नेओप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। और अब ऐसा हो रहा है कि आरबीसी बन तो नॉर्मल रही है, पर क्या है कि अब वो डिस्ट्रॉय हो रही है। डिस्ट्रॉय मतलब कि एंजाइम की डिफेक्ट से भी हो सकती है, उसके मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोग्लोबिन अबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है। एंजाइम डिफेक्ट सबसे पहले है, इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट की कमी से जो डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा कि वो सेल स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाएगी। जो ग्लूटाथायोन सिंथेसिस डिफिशियंसी, ये क्या करता है कि ये G6PD के साथ ही फंक्शन में काम आता है, तो अगर इसकी भी डिफिशियंसी होगी तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब मेम्ब्रेन डिसऑर्डर मतलब कि उसकी मेम्ब्रेन ही खराब है कि आरबीसी है ना स्फीयर शेप की बन गई, स्फीयर शेप की बन गई तो उसकी वो इलास्टिसिटी कम हो गई, तो जिससे वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये होता है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में। अब हो सकता है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, उसमें सिकल सेल शेप की है ना आरबीसी बन गई, तो वो भी है ना ठीक से जा नहीं पाएगी, तो जिससे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इम्यून मेडिएट भी हो सकता है, जैसे कि मान लो हमने किसी ए ब्लड ग्रुप वालों को बी वाला दे दिया, तो जिससे उन दोनों के बीच रिएक्शन हो जाएगी, तो इससे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जो मान लो अब एक और बचा है इन्फेक्शन मतलब मलेरिया क्या करता है कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय से भी एनीमिया हो सकता है, कमी से भी एनीमिया हो सकता है। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कमी भी ना हो मतलब कि और ये डिस्ट्रॉय भी ना हो, फिर भी हो सकता है मान लो जैसे कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया तो जिससे कि एकदम से उसका ब्लड चला जाएगा तो ट्रोमा वाले केस में भी हो सकता है, तो ये वाला ब्लड लॉस वाला है। और दूसरा क्रोनिक ब्लड लॉस, क्रोनिक मतलब कि जो धीरे धीरे होता है प्रोसेस, वो क्रोनिक होती है। इसमें ब्लड लॉस में क्या है, गायनेकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मतलब कि पीरियड्स में ना ज्यादा ब्लड चला गया तो उस वजह से जो एनीमिया होगा वो ब्लड लॉस की वजह से होगा। तो अब तक हमने दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, जिसमें से जो पहला वाला था इम्पोर्टेंट था, जो दूसरा वाला इम्पोर्टेंट नहीं था। और अगर अब तक आपने पूरा वीडियो देख रखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।